नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है, एक कथन ए है, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। और बी कथन है, लोकमान्य तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए ऑप्शन है आपका केवल ए कथन सही है, बी ऑप्शन है ए और बी दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन है केवल बी कथन सही है, और डी ऑप्शन है आपका ना तो एक और ना ही बी सही है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब यहाँ देखेंगे पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, क्योंकि जो एनी बेसेंट थी उन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और जो लोकमान्य तिलक है इन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो दोनों कथन हमारे सही हो जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आपकी एनी बेसेंट मैम है और ये बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1916, देखिए 1915-16 अगर साथ में आता है तो ये सही होगा, और यदि अलग अलग करके आता है तो 1916 को ही हम सही उत्तर मानेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, होम रूल लीग के लक्ष्य को पहचानें। होम रूल लीग जो स्थापित की गई थी उनके लक्ष्य क्या थे? ए है, संवैधानिक माध्यमों से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन का दर्जा प्राप्त कराना, या बी है जनमत जुटाना, और सी है लोगों को संगठित करना। यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें देखेंगे कि ए और बी कथन दोनों सही है या केवल बी सही है आपका। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सही हैं, या बी केवल बी सही है। सी ऑप्शन है ए और सी सही हैं, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा प्रश्न है आपका उसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है कि ए और बी इनमें से सभी उपरोक्त में से सभी सही हैं। ठीक, देखेंगे संवैधानिक माध्यमों से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन का दर्जा प्राप्त कराना, और बी ऑप्शन है आपका क्या, जो जनमत जुटाना, और सी ऑप्शन है लोगों को संगठित करना। ये सभी आपके होम रूल लीग के लक्ष्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में किस स्थान पर किया गया था? आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। ए ऑप्शन है फिरोज शाह कोटला दिल्ली, बी ऑप्शन है तुगलकाबाद दिल्ली, सी ऑप्शन है हजरतगंज लखनऊ, और डी ऑप्शन है आपका दिलकुशा कोठी लखनऊ। ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका तीसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। और ध्यान में रखेंगे ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम भी था, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, इसका पुराना नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो और ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसका गठन कब किया गया था? 1928 में। किस स्थान पर किया गया था? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में किया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था? मतलब क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन तैयार किया गया था। ए ऑप्शन है आपका खुदीराम बोस, बी ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी ऑप्शन है हरदयाल, डी ऑप्शन है वीडी सावरकर, ए ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो चौथा प्रश्न है आपका इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जी ने ही 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन तैयार किया था, और यह संगठन जो था वो सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखता था। ठीक है, इसीलिए वो कैसा था? गुप्त संगठन था। और आपके जो वीडी सावरकर जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने ही अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना करी थी। और यहाँ पर जो आपके खुदीराम बोस हैं ये अनुशीलन समिति के हिस्सा थे।
और जो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी और इंडियन हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की थी। ठीक है। और जो आपके हरदयाल हैं, लाला हरदयाल, इन्होंने गदर आंदोलन की स्थापना करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आपका लाला हरदयाल सही हो जाता है। तो चौथा प्रश्न जो आपका है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न का, वी.डी. सावरकर। ठीक, वी.डी. सावरकर जी ने ही 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन तैयार किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी। ए ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, बी ऑप्शन है परिषद अधिनियम 1909, सी ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, डी ऑप्शन है दांडी मार्च और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। यहाँ पर आपका पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन, परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, यानी होम रूल लीग गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी, तो परिषद अधिनियम 1909। जो परिषद अधिनियम 1909 आया था और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 को किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं इसको। ठीक, ये भी प्रश्न पूछता है कि इसमें से मार्ले मिंटो सुधार किसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो आपका परिषदीय अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह जो था, ये जो परिषद अधिनियम आया था, यह ब्रिटिश संसद के द्वारा भेजा गया था। किस लिए, इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की जो भागीदारी थी उसको बढ़ाना था। ठीक है, किंतु जब ये भारत आया तो इसने भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया तो, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें नहीं दी, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में उनकी भागीदारी को बढ़ा दिया, तो जिससे जो भारतीय थे बहुत नाराज़ थे। तो इस वजह से उन्होंने होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग का गठन किया। होम रूल लीग का मतलब यह था कि हमारा जो स्वशासन, ठीक, उसको प्रेरित करना था होम रूल लीग का उद्देश्य। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे डोमिनियन स्टेट होता है, डोमिनियन स्टेट जैसे वो कह रहे थे कि हमको ये सब चीज़ें चाहिए, कि भारतीय पहले ये चाह रहे थे कि हम आंतरिक शक्ति, जो मुख्य शक्ति है वो भले अंग्रेजों के पास रहे, लेकिन कम से कम हमको हमारे शासन तो चलाने थे, हमारे जो नियम कायदे कानून हैं उनमें हस्तक्षेप ना करें, ऐसा भारतीय चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से होम रूल लीग का गठन हुआ था कि जो परिषदीय अधिनियम है उसका विरोध हो रहा था। पहली चीज़ तो क्योंकि इनमें जो अधिकार दिए गए थे वो नाम मात्र के थे। ठीक, कोई बहुत खास सुधार नहीं हुआ था और ना ही कुछ खास तरीके से भारतीयों की भागीदारी को शासन में बढ़ाया गया था। तो इस वजह से परिषदीय अधिनियम 1909 का विरोध करने के लिए ही होम रूल लीग का गठन हुआ था। तो यहाँ पर होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है कि परिषदीय अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, तिलक ने 1916 में किस शहर में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपका छठवां प्रश्न है, जो तिलक थे उन्होंने 1916 में किस शहर में अपने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ए ऑप्शन है सतारा, बी ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन है बेलगांव, डी ऑप्शन है बेरार, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका छठवां प्रश्न है इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है कि बेलगांव। ठीक है, बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, 1916 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। जो बिहार प्रांत था, ये क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है सरफराज हुसैन खां, बी ऑप्शन है मजहर उल हक, आपने आंसर तो देख ही लिया होगा यहाँ पे। बी ऑप्शन है आपका मजहर उल हक, सी ऑप्शन है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, डी ऑप्शन है बैजनाथ नारायण सिन्हा, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी लोग जान गए होंगे, बी ऑप्शन है मजहर उल हक। इन्होंने बिहार में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, बिहार में। और आपके जो सरफराज हुसैन खान हैं,
ये और जो आपके पूर्णेंदु नारायण सिन्हा हैं, ठीक, ये क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे, ये क्या थे, आपके उपाध्यक्ष थे। और ये जो बैजनाथ नारायण सिन्हा थे, ये क्या थे, ये सचिव थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे, होम रूल लीग के, तो मजहर उल हक थे। ठीक, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, तिलक स्वराज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी तिलक स्वराज फंड जो था उसके संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन ए है, यह होम रूल आंदोलन के दौरान गठित किया गया था। बी ऑप्शन है, इसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता करने के लिए धन एकत्रित करना था। और आपको बताना है ऊपर के दिए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। ए ऑप्शन है केवल ए कथन सही है, बी ऑप्शन है केवल बी कथन सही है, और सी ऑप्शन है ए बी दोनों कथन सही हैं, और डी ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी सही है। तो आपका जो 8वां प्रश्न है उसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, केवल बी सही है। ठीक, यानी इसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता करने के लिए धन एकत्रित करना था। लेकिन आपका ए ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ए कथन सही नहीं है, क्योंकि 1921 में असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने तिलक स्वराज कोष की घोषणा की थी। कब करी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान नहीं। ठीक है, और जी ये जो आपका असहयोग आंदोलन है ये कब हुआ था? आपका 1920 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि होम रूल आंदोलन के दौरान मतलब ये जो तिलक स्वराज फंड है इसकी मतलब ये गठित नहीं किया गया था। किसके दौरान गठित किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो आपका ए कथन बिल्कुल गलत है और बी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है कि केवल बी कथन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक कथन है आपका 1916 में होम रूल आंदोलन का आरंभ हुआ। बी है कथन अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना हुई थी। सी कथन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। अब यहाँ पर आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन चरमपंथी नेताओं के साथ संबंधित हैं। अब हमको बताना है कि इन कथनों में से कौन से कथन ऐसे हैं जो चरमपंथी नेताओं से संबंधित हैं। यानी हमको पता होना चाहिए कि ये जो कथन हैं वो किन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर ए कथन देखेंगे 1916 में होम रूल आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो अब ये पता करना है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने करी थी। तो इसको किसने किया था? होम रूल आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तिलक। और ये जो आपके तिलक हैं, बाल गंगाधर जो तिलक जी हैं, ये आपके चरमपंथी नेता थे। चरमपंथी और गरमपंथी एक ही होता है। तो यहाँ पर ये चरमपंथी नेता थे, यानी जो आपका ए कथन है ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगला कथन चेक करते हैं। बी है अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना हुई थी। अब अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने करी थी? विपिन चंद्र पाल। किसने की थी? विपिन चंद्र पाल। ठीक, और विपिन चंद्र पाल भी आपके कैसे नेता थे? आपके चरमपंथी नेता थे। 3 नेता चरमपंथी की बहुत मशहूर हैं। कौन कौन से? एक है पाल, बाल और लाल। ठीक है, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर ये जो बी है, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने करी थी? विपिन चंद्र पाल ने करी थी। और 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने करी थी? ये आपका तिलक जी ने करी थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। तो अब यहाँ पर सी ऑप्शन देखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। अब यहाँ पर सी देखना है हमको कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो ये पुस्तक थी, ये पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को लिखा था। तो जो दादा भाई नौरोजी थे ये किस दल से संबंधित थे? ये आपके नरमपंथी थे। कैसे थे? नरमपंथी नेता थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर चरमपंथी से संबंधित पूछा है, तो ए और बी तो
चरमपंथी संबंधित है, लेकिन आपका सी ऑप्शन जो है वो नरमपंथी नेता से संबंधित है, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे ये कैसे नेता थे, आपके नरमपंथी नेता थे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि ए और बी दोनों कथन सही हैं लेकिन सी कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, यानी होम रूल आंदोलन का आरंभ हुआ था और अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की गई थी, ये दोनों कथन चरमपंथी नेताओं से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, खेड़ा आंदोलन के नेताओं के नेतृत्व में हुआ था, मतलब किन नेताओं के आंदोलन में हुआ था। यहाँ पर आपका रिक्त स्थान है। ए ऑप्शन है गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फाकड़े, सी ऑप्शन है गांधी जी और विजय पथिक, डी ऑप्शन है सीताराम दास और विजय सिंह पथिक, ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका खेड़ा आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे कि गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था। और यह आंदोलन राजस्व वसूली, मतलब जो राजस्व वसूली होती थी उसमें छूट की मांग को लेकर हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा उनसे राजस्व किसानों से वसूला जा रहा था, उसी की छूट को लेकर के यह आंदोलन किया गया था। ठीक, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गांधी जी का सहयोग कर रहे थे, यानी बहुत भरोसा करते थे उन पे और अनुयायी थे, एक हिसाब से कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और गांधी जी के कुछ अन्य आंदोलन भी है आपका, जैसे चंपारण आंदोलन है वो कब हुआ, 1917 में हुआ। और जो खिलाफत आंदोलन है वो कब हुआ, वो 1919 में हुआ। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। और उन्होंने जो दांडी मार्च किया था, जो जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, ये कब हुआ था, 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन तो पता ही होगा, 1942 में। ठीक है, तो ये सब गांधी जी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके स्वतंत्रता सेनानियों में। तो 10वें का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। 11वां प्रश्न है आपका यहाँ पर, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मोहम्मद अली और शौकत अली, सी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, डी ऑप्शन है अली हैदर अली, और ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में एक से अधिक। तो जो आपका 11वां प्रश्न है उसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों भाई भाई थे। ठीक है, इन्होंने ही भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और खिलाफत आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य ये था कि जो तुर्की था और तुर्की में जो खलीफा थे, ठीक है, उनका पद जो है विश्व में मुस्लिमों के लिए सबसे बहुत अहम माना जाता है, बहुत खास होता है। तो तुर्की में क्या हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने उनसे खलीफा से जो है उनका पद छीन लिया था। इसी का विरोध पूरे विश्व में मुस्लिम कर रहे थे, तो भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। तो भारत में किसने शुरुआत करी थी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ठीक है, खलीफा का सहयोग करने के लिए। और फिर इन्होंने ये जब वहाँ पर समाप्त हो गया तो यहाँ पर भारत में भी समाप्त हो गया था। और इसी टाइम में गांधी जी ने इसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाने का मतलब ये कि मुस्लिमों का इस तरह से सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि वो एक आंदोलन बड़े लेवल पे चाहते थे कि लोग, मतलब जो लोकल जनता है वो भी उसमें सक्रिय हो पाए, जो उनका वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन में मिलाने के लिए तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन में इन लोगों का सहयोग किया। ठीक, यानी जो मुस्लिम थे उनका सहयोग मिला ताकि खिलाफत आंदोलन में ये लोग भी सक्रिय होकर भाग ले सकें। तो इसीलिए खिलाफत आंदोलन और आपका जो ये था असहयोग आंदोलन, इन दोनों को मिला करके बाद में शुरू कर दिया गया था। ये दोनों आंदोलन एक में मिल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए यात्रा की थी। ए ऑप्शन है 1914, बी ऑप्शन है 1915, सी ऑप्शन है 1916 और डी ऑप्शन है 1917। ए ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 12वां प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है 1917 में। ठीक है, और ये जो दमनकारी बागान व्यवस्था है इसको आप जनरली किस नाम से जानते हैं, चंपारण आंदोलन। ठीक है, देखिए आपसे प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। चंपारण आंदोलन, यहाँ पर देखिए चंपारण आंदोलन देने के जगह पे क्या दे दिया, दमनकारी बागान व्यवस्था।
ठीक, तो यहाँ पर 1917 राइट आंसर है। और ये क्या हुआ था आपका चंपारण आंदोलन। और भी इसमें देखेंगे कि जो चंपारण आंदोलन था इसमें क्या होता था, ये किस लिए किया गया था, क्योंकि वहाँ जो चंपारण था वहाँ पर लोग जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, दबाव बनाकर किसानों पर नील की और किसकी खेती करवाते थे, जो नगदी फसलें होती थी जैसे आपका कपास हो गया या तंबाकू वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों की फसल का मतलब उगाने के लिए कहते थे। और जो उनकी मतलब खाद्य फसलें थी उनको उगाने नहीं देते थे, या बहुत कम थोड़ी सी ज़मीन पर उसको उगाने देते थे, बाकी ज़मीन पर वो नील की खेती करवाते थे या नकदी फसलों की खेती करवाते थे। और दूसरा ये भी था कि जब फसल उग जाती थी तो उसको बेचना जब रहता था तो बहुत कम कीमतों पर वो लोग उनसे खरीदते थे, तो मजबूरन उनको बेचना पड़ता था कम कीमतों पर, जिससे जो किसान थे वो बहुत परेशान थे। ठीक, और इसलिए जो आपके राजकुमार शुक्ल थे, ये भी प्रश्न आता है, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए बुलाया था। ठीक है, 1917 में किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है 1917 में। इसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर है भी प्रश्न भी दे दिया इसीलिए ताकि आपको याद रहे। नील कृषकों की समस्या को हल करने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था। अभी मैंने इससे पहले बताया है किसने आमंत्रित किया था, आपके राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 प्रश्न है 1893 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस कानूनी समस्या का समाधान कानूनी समस्या का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ए ऑप्शन है कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, बी ऑप्शन है बंगाल के टीटू मीर, सी ऑप्शन है बिहार के इमदाद इमाम, डी ऑप्शन है गुजरात के दादा अब्दुल्ला। तो यहाँ पर जो 14वें प्रश्न का राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। ठीक है, इन्होंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए इनको दक्षिण अफ्रीका बुलाया था। और दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी थे उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ था। कैसे, ये जो है इन्होंने अपनी जो टिकट थी, ठीक, उन्होंने ए ग्रेड में खरीदी थी, यानी कि प्रथम श्रेणी में खरीदी थी, टिकट लिया था। और किंतु मतलब वहाँ पर कुछ गोरे लोग, देखिए बेसिकली तो अफ्रीका में जो काले लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी हैं उन लोगों को भी वहाँ के अंग्रेज लोग दबाए रहते हैं। मतलब अब भी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज कैसे आए, वहाँ पर अंग्रेज इस तरह से आए क्योंकि जो अफ्रीका है वो बहुत ही पिछड़ा देश है। ठीक, तो अफ्रीका के लोगों को पहले दक्षिण अमेरिका के लोग या अमेरिका के लोग यहाँ के लोगों को ले जाते थे, मतलब गुलाम बना के ले जाते थे वहाँ काम करवाने के लिए। और वहाँ से जब ये सब चीज़ें मतलब जैसे धीरे धीरे देश आज़ाद होने लगे तो ये लोग भी वहाँ से कुछ लोगों को सज़ा के तौर पे कुछ अंग्रेज़ों को यहाँ पर भेज देते थे। जैसे कुछ लोग नहीं काम करते थे तो उन लोगों को सज़ा दी जाती थी, जैसे कि यहाँ इंडिया में काला पानी की सज़ा दी जाती थी, तो वहाँ पर अंग्रेज लोग उनको सज़ा देते थे कि जो गोरे अच्छे काम नहीं करते थे उनको यहाँ भेज देते थे, है ना, अफ्रीका में। तो वही गोरे लोग यहाँ पर आकर के जो यहाँ के मूल निवासी हैं या जो यहाँ के इंडियंस होते थे उनका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत उनका शोषण करते थे। यहाँ पर जैसे गांधी जी जब अफ्रीका गए तो इन्होंने प्रथम श्रेणी का वो लिया, टिकट लिया, और इनको उसमें बैठने ही नहीं दिया, ट्रेन से इनको धक्का दे दिया था नीचे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनके साथ भेदभाव हुआ, रंग भेदभाव हुआ। ठीक, तो ये स्थिति देख करके वो मतलब बहुत प्रेरित हुए कि रंग भेद जो है इसको हटाने के लिए। तो ये जो घटना थी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव करी इनके ऊपर। तो यहाँ पर जो देखेंगे आपका प्रश्न है, प्रश्न का राइट आंसर जो क्या हो जाता है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, गुजरात के अब्दुल्ला। ठीक है, गुजरात के अब्दुल्ला थे जो इनकी समस्या यानी इनकी कानूनी समस्या का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया गया था, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जहाँ पर गांधी जी के साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था और बहुत भेदभाव किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी को किस वर्ष राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ए ऑप्शन है आपका 1920, बी ऑप्शन है 1934, सी ऑप्शन है 1922 और डी ऑप्शन है 1944। ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका 15 वाला प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन
सी ऑप्शन 1922। ठीक है, 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जो यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, असहयोग आंदोलन, ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1922 में क्या होता है कि चौरी चौरा नामक घटना के स्थान पर एक घटना घटती है जहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज सिपाहियों को जला दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी अंग्रेजी जो जो मतलब वो होती थी, स्टेशन होते थे, पुलिस स्टेशन, उनको जला दिया गया था। तो ये जो विद्रोह था, ये एक मतलब अहिंसक विद्रोह था, लेकिन जब वहाँ पर चीज़ें हिंसात्मक होने लगी तो गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पर उसको वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। लेकिन फिर भी गांधी जी पर जो है राजद्रोह का आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उनका कहना था कि ये सब जो विद्रोह हुआ है ये गांधी जी ने ही करवाया था। हालांकि गांधी जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, वो तो हमेशा से यही चाहते थे कि जो भी हम लोग मतलब जो भी करें, जो भी क्रियाकलाप करें, जो भी हम लोग अपनी मांगे रखें, वो कैसे रखें, अहिंसात्मक रूप से। ठीक है, अपने जितने भी विद्रोह हैं वो कैसे कंप्लीट करें, अहिंसात्मक रूप से। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।